Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are most welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका बहुत बहुत स्वागत है. डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम चैप्टर 9 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है द बॉन्ड ऑफ लव, यानी कि प्यार का संबंध. तो बिफोर यू रीड में यहाँ पर जो बताया गया 2 पॉइंट्स हैं, अगर हम उसको पढ़ते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि इस चैप्टर के अंदर एक जानवर के बारे में, एक जंगली जानवर के बारे में बताया गया, जो कि एक आलसी भालू होता है. और इसमें ऑथर यानी कि लेखक और उसकी पत्नी यानी कि दोनों के बारे में भी बताया गया. तो यहाँ पर ये बताया गया है कि एक जानवर का और एक मनुष्य के बीच में किस प्रकार का स्नेह संबंध हो सकता है और कैसी मित्रता हो सकती है. तो यही पूरा जो चैप्टर है इन्हीं दोनों बातों पर आधारित है. तो आइए इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं. तो शुरू करने के लिए बिफोर यू रीड में आपके सामने 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो देखते हैं दोनों पॉइंट्स हमें क्या बताते हैं. तो पहले पॉइंट में लिखा हुआ है, कैन देयर बी लव एंड फ्रेंडशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड वाइल्ड एनिमल. क्या किसी जंगली जानवर और मनुष्य के बीच में कोई स्नेह, कोई प्रेम, कोई मित्रता हो सकती है. लेट अस रीड अ फैसिनेटिंग अकाउंट ऑफ एन ऑर्फेंड स्लॉथ बियर. आइए अब हम पढ़ते हैं कि इसके अंदर एक अनाथ, एक आलसी भालू का जो मनमोहक जो विवरण है उसके बारे में पढ़ेंगे. एंड दैट वाज रेस्क्यूड बाय द ऑथर, जो कि ऑथर के द्वारा यानी कि लेखक के द्वारा एक बार बचाया गया था. सेकंड पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है, स्लॉथ बियर इन हैबिट्स फॉरेस्ट एरिया, यानी कि जो आलसी जंगली भालू होते हैं ये जंगल के एरिया में रहते हैं. वो जंगल का एरिया जिसके अंदर कुछ चीज़ें शामिल होती है, वो क्या होता है, इंक्लूडिंग द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं. ऑफ इंडिया यानी कि भारत के उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं. एंड ग्रास लैंड्स ऑफ लोअर एवेलेशन, और घास के मैदान होते हैं जिनकी ऊंचाई ज़्यादा लंबी नहीं होती है. आगे इसमें बताया गया है कि स्लॉथ बियर हैव वेरी शैगी हेयर एंड लॉन्ग मुजल, यानी कि इसमें बताया गया कि जो ऐसे आलसी भालू होते हैं उनके बहुत ही लंबे काले घने बाल होते हैं जो कि बहुत ही गंदे होते हैं. एंड लॉन्ग मुजल, और एक लंबी थूथन होती है. यूजिंग देयर क्लॉज टू डिग, यानी कि खोदने में अपने पंजों का प्रयोग करते हुए दे कैन देन यूज देयर लिप्स, यानी कि जब वो किसी भी चीज़ को खोदते हैं, किसी ज़मीन को भी खोदते हैं, तब वो अपने होठों को एक ट्यूब के रूप में, ट्यूब नुमा तरीके से प्रयोग कर सकते हैं. विच कैन गो डीप इनटू द ग्राउंड, जो कि ज़मीन में बहुत ही गहराई तक जा सकती है. और उनटू हार्ड टू रीच एरिया, और वो कठिन एरिया में भी, कठिन क्षेत्र में भी जा सकती है. लाइक डेड ट्रीज फॉर देयर फूड, अब जैसे कि वो कुछ डेड जो ट्रीज होते हैं, जो ऐसे पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं जो कि पूरी तरीके से मरे हुए रहते हैं, तो उनके अंदर जो उनका फूड होता है उसको प्राप्त करने के लिए भी वो अपने होठों को एक ट्यूब की तरह से प्रयोग कर सकते हैं. देयर मैन फूड इज टर्माइट, उनका जो मुख्य आहार होता है वो दीमक होती है, वो दीमक को खाना बहुत पसंद करते हैं. यू कैन हियर देम सक देयर फूड फ्रॉम सेवरल फीट अवे, और आप कुछ फीट की दूरी से उनको अपने भोजन को सक करते हुए यानी कि चूसते हुए, उनको खाते हुए, निगलते हुए आसानी से सुन सकते हैं, यानी कि वो खाते हुए काफ़ी आवाज़ भी करते हैं. तो यहाँ पर आपके सामने एक ऐसा ही स्लॉथ बियर का एक चित्र दिखाया गया कि जिससे कि आप इसको आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह भालू कैसा होगा. इसमें आप देखिए कि जो इसकी थूथें थोड़ी लंबी है और काफ़ी लंबे बड़े बड़े इसके जो पंजे हैं वो आपके सामने इसमें दिखाए गए हैं. आगे अब हम इसमें पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विद पैरा नंबर फर्स्ट, जिसके अंदर लिखा है, आई विल बिगिन विद ब्रूनो, मैं ब्रूनो से शुरू करूँगा. माई वाइफ्स पेट स्लॉथ बियर, मेरी वाइफ का, मेरी पत्नी का पालतू प्यारा बियर, यानी कि एक बियर जो कि थोड़ा आलसी भी है. आई गॉट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट, वो बाई चांस मैं उसके लिए लेकर के आ गया था. मेरा कोई पहले से कोई प्लान नहीं था कि मैं उसके लिए कोई भालू लेकर के आऊँगा, वो आकस्मिक तरीके से मैं उसके लिए लेकर आया था. आगे इसमें लिखा कि 2 ईयर्स एगो, 2 साल पहले, वी वर पासिंग थ्रू द शुगर केन फील्ड, हम किसी गन्ने के खेत के पास से गुजर रहे थे, नियर मैसूर, मैसूर के पास. पीपल वर ड्राइविंग अवे द वाइल्ड पिग्स फ्रॉम द फील्ड बाय शूटिंग एट दैम, जो वहाँ के जो लोग थे वो वहाँ पर जो जंगली जो सुअर होते हैं उनको भगा रहे थे, उन पर गोले चला करके अपने खेतों से उनको भगा रहे थे. यानी कि उस शुगर कैन में कुछ जंगली भालू थे जो कि उनकी खेती को ख़राब कर देते हैं, तो वे लोग उनको गोली चला करके वहाँ से भगा रहे थे. सम वर शॉट, कुछ को तो गोलियाँ लगी. एंड सम एस्केप्ड, और कुछ बच करके भाग गए. वी थॉट, हमें लगा, हमने सोचा, दैट एवरीथिंग वॉज ओवर, कि सब कुछ समाप्त हो चुका है, पूरी तरीके से वो भाग चुके हैं.
व्हेन सडनली, जब अचानक, अ ब्लैक स्लॉथ बियर केम आउट पेंटिंग इन द हॉट सन, जो कि एक अचानक हमारे सामने एक आलसी काला भालू सामने आ गया, एक तपती धूप में हाफते हुए, यानी कि वो बहुत ही परेशान था, वो हाफ रहा था, वो अचानक हमारे सामने आ गया। पैरा नंबर सेकंड, पैरा नंबर सेकंड, आई विल नॉट शूट एट स्लॉथ बियर वांट ओनली। अब मैं बिना वजह से इस स्लॉथ बियर पर कोई गोली नहीं चलाऊंगा, बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्यवश, फॉर द पुअर बीस्ट, इस बेचारे जानवर के लिए, वन ऑफ माई कंपेनियन डिड नॉट फील दैट वे, मेरे एक किसी साथी ने उस तरह से नहीं सोचा, एंड promptly shot बियर ऑन द स्पॉट, और उसी समय उसके ऊपर गोली चला दी। पैरा नंबर थर्ड, एज वी वॉच द फॉलन एनिमल, और जैसे कि हमने उस गिरे हुए जानवर को देखा, वी वर सरप्राइज टू सी, और हमें देख करके बहुत हैरान हो गए, दैट द ब्लैक फर ऑन इट्स बैक मूव्ड एंड लेफ्ट द पोस्ट्रेट बॉडी, यानी कि जो उसकी कमर के जो बाल थे, काले जो बाल थे, उन्होंने बॉडी से अपना स्थान छोड़ दिया था, यानी कि वो बॉडी से हट गए थे। यहाँ पर आपके सामने लिखा है पोस्ट्रेट लेइंग ऑन द ग्राउंड फेसिंग डाउनवर्ड, यानी कि जैसे कि वो बॉडी उसके नीचे गिरी, तो जो उसकी कमर के जो बाल थे वो अपना स्थान छोड़ चुके थे, यानी कि कमर से उसके बाल हट गए थे। आगे इसके अंदर लिखा है देन वी सो इट, और हमने तब इसको देखा, इट वॉज अ बेबी बियर, यह एक बच्चा भालू था, यानी कि कोई वयस्क भालू नहीं थे, भालू का बच्चा था। आगे इसमें लिखा है हैड बिन राइडिंग ऑन इट्स मदर्स बैक, जो कि अपने मदर के, यानी कि अपने माँ भालू के कमर पर राइडिंग कर रहा था, यानी कि उस पर बैठ करके सवारी कर रहा था। वैन द सडन शॉट हैड किल्ड हर, जब एक अचानक चली हुई गोली ने उसको मार गिराया था। आगे इसमें लिखा है कि द लिटिल क्रिएचर रन अराउंड इट्स पोस्ट्रेट पेरेंट, यानी कि हमने देखा कि जो एक छोटा बच्चा था, छोटा जो है भालू था, ये जो उसकी माँ का जो शरीर नीचे गिरा हुआ था उसके चारों ओर ये दौड़ रहा था, मेकिंग ए पेनफुल नॉइज, एक दर्दनाक शोर करते हुए, दर्द से भरे हुए शोर करते हुए यह अपनी माँ के मृत शरीर के चारों ओर घूम रहा था। पैरा नंबर 4, आई रन अप टू इट टू अटेम्प्ट अ कैप्चर, मैं इसको पकड़ने के लिए इसकी तरफ दौड़ा, इट स्कोडेड इनटू द शुगर कैन, और फिर ये शुगर कैन यानी कि गन्नों के खेतों की तरफ भाग गया। यहाँ पर स्कोडेड होता है रेन अवे, यानी कि वो दूर भाग गया गन्नों के खेतों में। फॉलोइंग इट, इसका पीछा करते हुए, विद माई कंपेनियन, अपने साथी के साथ इसका पीछा करते हुए, आई वॉज एट लास्ट एबल टू ग्रैब इट, और अंत में मैं इसको पकड़ने में कामयाब हुआ, बाय द स्क्रब, एक मजबूत पकड़ से, ऑन इट्स नेक, इसके गर्दन पर एक मजबूत पकड़ बनाते हुए, वाइल, जबकि इट स्नैप्ड एंड ट्राइड टू स्क्रैच मी, हालांकि इसने उस समय खुद को बचाने के लिए मुझे स्क्रैच यानी कि मुझे नोचने की कोशिश करने की जो कोशिश उसने की थी, विद द लॉन्ग हुक्ड क्लॉ, अपने लंबे और घुमावदार पंजे से, तो इसने अपने आप को खुद को बचाने की भी कोशिश की थी। पैरा नंबर 5 इसके अंदर लिखा है वी पुट इट इन वन ऑफ द गनी बैग, और हम अपने साथ कुछ बड़े बड़े बोरों को लेकर के गए थे, तो हमने इसको उनमें से किसी एक बोरे के अंदर रख दिया। वी हैड ब्रॉट, और हम इसको ले आए। व्हेन आई गॉट बैक टू बेंगलोर, और जब मैं बेंगलोर वापस आया, आई ड्यूली प्रेजेंटेड इट टू माई वाइफ, और मैंने पूर्ण रीतिबद्ध तरीके से मैंने इसको एक तोहफे के रूप में, एक गिफ्ट के रूप में अपनी वाइफ को दे दिया। शी वॉज डिलाइटेड, वह काफ़ी खुश हुई। शी एट वंस पुट अ कलर्ड रिबन अराउंड इट्स नेक, और तुरंत ही उसने एक रंग बिरंगा रिबन इसके गर्दन के चारों ओर बांध दिया। एंड आफ्टर डिस्कवरिंग द कव वाज ए बॉय, और बाद में यह पता चलने पर कि ये बॉय भालू है, ये लड़का भालू है, शी क्रिस्टन्ड इट ब्रूनो, उसने तभी उसका नाम ब्रूनो रख दिया। ब्रूनो सुक टू ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम ए बॉटल, और ब्रूनो ने यानी कि भालू ने जल्द ही बोतल से दूध पीने की आदत डाल ली थी। इट वॉज बट अ स्टेप फर्दर, और कुछ कदम आगे बढ़ कर के, एंड विद इन अ वेरी फ्यू डेज, और कुछ ही दिनों में, ही स्टार्टेड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एवरीथिंग एल्स, और थोड़े दिनों में इसने सब कुछ खाना पीना शुरू कर दिया था। सब कुछ का मतलब सब कुछ, एंड एवरीथिंग इज़ द राइट वर्ड, और सब कुछ यहाँ पर एक सही शब्द रहेगा कि इसने सब कुछ खाना पीना शुरू कर दिया था। फॉर ही एट पॉरेज, क्योंकि उसने खाना शुरू कर दिया था। पॉरेज मेड फ्रॉम एनी इंग्रेडिएंट, वेजिटेबल, फ्रूट्स, नट्स, मीट, स्पेशली पोर्क, करी, राइस, रिगार्डलेस ऑफ कंडिमेंट्स एंड चिलीज, ब्रेड, एग्स, चॉकलेट, स्वीट्स, पुडिंग, आइसक्रीम, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। और जो भी वहाँ पर हम उसके लिए बनाते थे, जैसे कोई
कुछ भी सामग्री के साथ उसको हम बनाते थे, जैसे कि चाहे वो कोई सब्जी है, कोई फल है, कोई मीट है। मीट स्पेशली यहाँ पर लिखा हुआ है सुअर का मीट, यानी कि कोई ऐसा मीट है, कोई करी है, चावल है, या मिर्च मसाले हैं, अंडे हैं, चॉकलेट है, कुछ भी हो, आइसक्रीम हो, उसने सब कुछ खाना शुरू कर दिया था। एज़ फॉर ड्रिंक, और अगर बात ड्रिंक की जाए, मिल्क, टी, कॉफ़ी, लाइम जूस, एरेटेड वाटर, बटर मिल्क, बियर, अल्कोहलिक लिकर, इनफैक्ट एनीथिंग लिकर, यानी कि लिक्विड के अंदर उसने कुछ भी नहीं छोड़ा, उसने सब कुछ खाना पीना शुरू कर दिया था। ओके, आगे इसमें लिखा है इट ऑल वेंट डाउन विद रेलिश, और बड़े चाव से वो इन सबको खाता पीता था, बड़े चाव से वो इन सारी चीज़ों को अपने गले से नीचे उतार ले करता था, उनको निकल जाया करता था। फिर नंबर 7 इसके अंदर लिखा है द बियर बिकम वेरी अटैच्ड टू आवर 2 एल्सेशन डॉग, हमारे पास 2 एल्सेशन कुत्ते भी थे जिनके साथ वह पूरी तरीके से अटैच हो गया था। एट ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द टेनेंट्स लिविंग इन आवर बंगलो, और हमारे बंगलो में किराएदार के कुछ बच्चे भी थे, उनके साथ भी वो काफ़ी घुल मिल गया था। आगे इसके अंदर लिखा है उसके शुरुआती दिनों में जब वो छोटा था तो उसको आज़ाद छोड़ दिया जाता था, खुला छोड़ दिया जाता था। एंड स्पेंड हिज टाइम इन प्लेइंग, रनिंग इनटू द किचन, और वो अपना जो सारा समय है वो खेलने में, दौड़ा दौड़ी करने में किचन में, एंड गोइंग टू स्लीप इन आवर बेड्स, और हमारे बेड के अंदर सोने में बिताया करता था। पैरा नंबर 8 हमें बताता है कि वन डे एन एक्सीडेंट बिफेल हिम, एक दिन उसके साथ एक दुर्घटना घट गई। वो दुर्घटना क्या थी, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि दुर्घटना क्या थी। आगे इसमें बताया कि आई पुट डाउन पॉइजन बेरियम कार्बोनेट टू किल द रैट्स एंड माइस, यानी कि घर के अंदर जो काफ़ी चूहे हो रखे थे उनको मारने के लिए मैंने वहाँ पर जहर रखा था उनको मारने के लिए, जिसका नाम था बेरियम कार्बोनेट। एंड दैट गॉट इनटू माय लाइब्रेरी, और वह मेरे लाइब्रेरी में रखा गया था। ब्रूनो एंटर्ड द लाइब्रेरी, ब्रूनो मेरे लाइब्रेरी में चला गया। एज ही ऑफन डिड, और जैसे कि वो हमेशा करता था, यानी कि किसी भी चीज़ को उठाना, किसी भी चीज़ को चेक करना, इसी तरीके से वो उसकी आदत थी। तो हमेशा की तरह जैसे कि उसका रवैया था, ही एट सम ऑफ द पॉइजन, उसने वहाँ से थोड़ा जहर उठाया और उसको खा लिया। पैरालाइसिस सेट इनटू द एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट, और उस जहर की वजह से वो पैरालाइज हो गया, और वो इस हद तक पैरालाइज हो गया दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन इट फीट, कि वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता था। बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ, लेकिन उसने खिसकाया, खुद को खिसकाया उस कंडीशन में भी, ऑन इट स्टम्स टू माई वाइफ, यानी कि पैरों से ऊपरी भाग जो उसकी बॉडी का था उसके द्वारा उसने खुद को सरकाया और मेरी वाइफ तक अपने आप को लेकर के आया। हु कॉल्ड मी, जिसने मुझे तुरंत बुलाया। आई गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड, मैंने तुरंत ही यह अंदाज़ा लगा लिया था कि क्या हुआ होगा। ऑफ आई रस्ड इनटू द कार टू द वेट्स रेजिडेंस, और मैं वहाँ के पास के एक जानवरों के डॉक्टर के घर पर कार में उसको लेकर के दौड़ा। अब वहाँ पर वो डॉक्टर को बताता है कि आ केस ऑफ पॉइजनिंग, एक जहर का केस है। टेम बेयर, एक पालतू भालू है। बेरियम कार्बोनेट, जहर का जो नाम है वो बेरियम कार्बोनेट है। व्हाट टू डू, क्या किया जाए। तो डॉक्टर को सारी स्थिति बताने के बाद में पैरा नंबर 9 के अंदर बताया है कि आउट केम हिज मेडिकल बुक्स, अब उसकी मेडिकल किताबें बाहर आती हैं। एंड आ फेवरिस रेफरेंस टू इंडेक्स बिगिन, और उससे मिलते जुलते जो विषय सूची बुक के अंदर बनी हुई है उसकी खोजबीन स्टार्ट हो गई। व्हाट पॉइजन डिड यू से सर, तो अब डॉक्टर उनसे ऑथर से पूछता है कि आपने कौन से जहर का नाम बताया था सर। बेरियम कार्बोनेट, हाँ जी बेरियम कार्बोनेट। वो कहता है कि यस, बी बा बेरियम सॉल्ट्स। तो अब वो इस तरीके से इससे मिलता जुलता समाधान अपनी मेडिकल की किताब में ढूंढ रहा है, और वो कहता है कि यस बे बा बेरियम सॉल्ट और बेरियम कार्बोनेट, हाँ बेरियम कार्बोनेट उसको मिल जाता है। फिर उसके जो संकेत होते हैं बॉडी में, क्या क्या संकेत होते हैं उसके बारे में बताता है कि सिम्टम्स पैरालाइसिस, और जो उसका सिम्टम है वो शरीर को पैरालाइज कर देता है। और उसके बाद उसमें बताता है कि ट्रीटमेंट इंजेक्शन ऑफ, और उसका फिर वो समाधान भी ढूंढता है, उसका इलाज भी ढूंढता है, ट्रीटमेंट इंजेक्शन ऑफ, और वो यह कह करके चला जाता है। फिर कहता है वो ऑथर को कि जस्ट अ मिनट सर, जरा 1 मिनट रुकिए सर, ब्रिंग माई सिरिंज एंड द मेडिसिन, मैं जरा अपनी सुई और दवाई लेकर के आता हूँ। इट डैश बैक टू द कार, वह डॉक्टर अपनी कार तक जल्दी जल्दी दौड़ा। ब्रूनो स्टिल फ्लाउंडरिंग अबाउट ऑन हिज स्टम्प,
ब्रूनो स्टिल फ्लाउंडरिंग अबाउट ऑन हिज स्टम्प। ब्रूनो अब भी अपने जो पैरों से ऊपर ही जो भाग था उस पर चलने की, उस पर खिसकने की कोशिश कर रहा था और काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था। यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लाउंडरिंग, स्ट्रगलिंग टू मूव, और वहाँ पर वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था, काफ़ी संघर्ष कर रहा था, बट क्लियरली, लेकिन स्पष्ट रूप से, वीकनिंग रैपिडली, और वो स्पष्ट रूप से धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा था। सम वॉमिटिंग, उसको कुछ उल्टी आ रही थी। हैवी ब्रेथिंग, सांस भी भारी हो रहे थे। विद हैवी फ्लैंक एंड गैपिंग माउथ, और उसका सांस लेने में जो उसका मुंह है वो खुला जा रहा था। पैरा नंबर 10, होल्ड हिम एवरीबडी, भाई जरा सभी इसको अच्छे से पकड़ो। इन गोज द हाइपोडर्मिक, और उसके शरीर में जो सुई होती है, जैसे कि डॉक्टर जानवरों को इंजेक्शन लगाते हैं, वो सुई उसकी बॉडी में जाती है। इन गोज द हाइपोडर्मिक, यहाँ पर हाइपोडर्मिक का मीनिंग आपके सामने लिखा है कि अ लॉन्ग निडल, एक लंबी सुई, यूज टू गिव एन इंजेक्शन अंडर द स्किन, जो कि जानवरों को इंजेक्शन लगाने में एक बड़ी जो सुई होती है उसका नाम है हाइपोडर्मिक। ब्रूनो स्क्विल्स, ब्रूनो यहाँ पर चिल्लाता है। 10 cc ऑफ एंटीडोट एंटर्स हिज सिस्टम विदाउट ए ड्रॉप बीइंग वेस्टेड, तो जो इंजेक्शन होता है उसकी जो मात्रा है वो 10 cc होती है। 10 cc जो कि उस इंजेक्शन की मात्रा थी, वो एंटीडोट होता है उस जहर से रिलीफ, उस जहर से छुटकारा दिलाने के लिए जो कि उसने गलती से पी लिया था। 10 cc ऑफ एंटीडोट एंटर्स हिज सिस्टम, वो उसके शरीर की प्रणाली में एंट्री करता है, वो उसके शरीर में प्रवेश करता है। विदाउट अ ड्रॉप बीइंग वेस्टेड, बिना किसी एक बूंद को भी वेस्ट किए हुए। 10 मिनट्स लेटर, 10 मिनट के बाद, कंडीशन अनचेंज्ड, जो उसकी हालत है वो पहले की जैसी बनी रही, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया। अनदर 10 cc इंजेक्टेड, और फिर से उसको 10 cc की मात्रा का इंजेक्शन दोबारा दिया गया। फिर उसमें देखा गया कि 10 मिनट्स लेटर, 10 मिनट के बाद, ब्रीथिंग लेस स्टोटोरिस, तो जो उसकी सांस थी, जिस तरीके से वो खड़खड़ाहट तरीके से सांसें ले रहा था, और उसमें कुछ कमी आई है, वो सांस धीरे धीरे और रिलैक्स होती चली गई। ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म एंड लेग्स, अब ब्रूनो अपने बाजू और पैरों को हिला सकता था। एंड अ लिटिल ऑल्दो, और यद्यपि, हाँ थोड़ा थोड़ा जब वो अपने पैरों को हिला सकता था। ही कैन नॉट स्टैंड येट, हाँ हालांकि वो अब भी अच्छे से खड़ा नहीं हो सकता है। 30 मिनट लेटर, लगभग आधे घंटे के बाद, 30 मिनट के बाद, ब्रूनो गेट्स अप, ब्रूनो खड़ा होता है। एंड हैज़ अ ग्रेट फीड, और अच्छे से खाता पीता है। ही लुक्स एट अस डिस्डेनफुली, वह बहुत ही अजीब तरीके से हमें देखता है, जैसे कि उसको कोई क्रोध आ रहा है, कोई गुस्सा आ रहा है, वो उस क्रोध और नाराज़गी से हमें देखता है। एज मच एज टू से, और जैसे कि वो इतना इस तरीके से देखता है कि जैसे कि वो हमें कुछ कहना चाहता है। व्हाट इज़ बेरियम कार्बोनेट टू अ बिग ब्लैक बिग बियर लाइक मी, कि भाई बेरियम कार्बोनेट मेरे जैसे बड़े काले भालू के लिए क्या है। ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग, कि ब्रूनो अभी भी खा रहा था। पैरा नंबर 11 हमें बताता है कि अनदर टाइम ही फाउंड नियर 1 गैलन ऑफ ओल्ड इंजन ऑयल, और एक बार उसके साथ फिर से ऐसा कुछ हुआ कि दूसरी बार उसने किसी शीशी में रखा हुआ एक इंजन ऑयल जो रखा हुआ था, विच आई हैड ड्रेंड, जो कि मैंने निकाला था, फ्रॉम द स्टम्प ऑफ स्टूडेबेकर, तो वहाँ पर स्टूडेबेकर जो एक पुरानी कार थी, अमेरिकन कार थी जो स्टूडेबेकर नाम की, उसके इंजन से वो कुछ ने, जो ऑथर ने तेल निकाला था उसको कहीं रखा था, तो दूसरी बार उसके साथ जो घटना हुई वो उस पूरे तेल को पी गया। कीपिंग एज ए वेपन अगेंस्ट द इनरोड्स ऑफ टर्मेट, जो कि रखा गया था एक हथियार के रूप में अगेंस्ट द इनरोड्स ऑफ टर्मेट, वहाँ पर टर्मेट यानी कि दीमक कुछ ज़्यादा ही थी, तो दीमक जो हमला करती थी तो उनसे बचने के लिए उस तेल को एक हथियार के रूप में रखा गया था। ही प्रॉम्प्टली ड्रिंक द लॉट, उसने उसको बहुत बड़ी मात्रा में पी लिया था। बट इट हैड नॉट इल इफेक्ट्स वॉट एवर, लेकिन इस बार उसके अंदर किसी भी बीमारी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था, जैसा कि उस दवाई से हुआ था। आगे इसके अंदर लिखा है, पैरा नंबर 12 हमें बताता है, द मंथ्स रोल्ड ऑन, महीनों बीत गए, एंड ब्रूनो हैड ग्रोन मैनी टाइम्स द साइज, और अब ग्रोन अपने छोटे से साइज से, छोटे से आकार से कहीं ज़्यादा बड़ा हो गया था। ही वॉज वैन ही केम, यानी कि जब उसका साइज छोटा था, तो जब वो आया था तो अपने उस साइज से, अपने उस आकार से काफ़ी बड़ा वो हो गया था। ही हैड इक्वल्ड द एल्सेसन इन हाइट, अब वो उनके जो घर में एल्सेसन जो कुत्ते थे उनकी हाइट के जितना बड़ा हो गया था।
and had even outgrown them, और यहाँ तक कि वो उनसे भी बड़ा दिखाई देता था.